नमस्कार। डीडी न्यूज़ के इस सांकेतिक समाचारों के विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा। सबसे पहले बुलेटिन में देख लेते हैं इस समय की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भाजपा की 2 सूचियां जारी। पार्टी ने 16 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 3 चरणों में होना है विधानसभा चुनाव। कल पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बड़ी सौगात। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की 5 नए जिलों की स्थापना की घोषणा। जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथांग होंगे नए जिले। प्रधानमंत्री ने बताया बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में कदम। गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की, तो वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अपना 1 माह का वेतन बाढ़ राहत के लिए सीएमआरएफ को दिया और साथ ही सभी से आगे आकर इस कार्य में योगदान देने का भी किया आग्रह। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। कान्हा की भक्ति में सराबोर हुआ मथुरा वृंदावन। रात 12 बजे जन्म लेंगे लड्डू गोपाल। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला। बंदूकधारियों ने वाहनों से उतार कर 23 लोगों को गोलियों से भुना। आईडी चेक कर बनाया गया निशाना। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का किया दावा। आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सुमित नागल एकल में और रोहन बोपन्ना युगल में अपने जोड़ीदार के साथ पेश करेंगे चुनौती। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 16 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें पामपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजोपोरा से अरशीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, श्री गुफवाड़ा बिजबेहरा से सूफी यूसुफ, पाडेर नागरेनी से सुनील शर्मा, भदरवाह से दलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार, रामबन से राकेश ठाकुर, बनिहाल से सलीम भट्ट, शानगुस अनंतनाग से पूर्व वीर सराफ और इंदरबल तारिकीन चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर कोकरनाग से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से भाजपा ने शगुन परिहार को उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए शगुन परिहार ने कहा कि चुनाव में जीतने पर राज्य के अन्य मुद्दों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं आभार व्यक्त करूंगी हमारे नरेंद्र मोदी सरकार का। हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं की मैं तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मेरे किश्तवाड़ के लोग जो हमेशा हर कदम पे 2018 के बाद हमारे साथ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों की तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है ये किश्तवाड़ के लोग मेरा सर झुकने नहीं देंगे। इस यज्ञ में जो उतरी हूँ वो मेरा साथ देंगे और मुझे पूर्ण संख्या से जिताएंगे। और इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में 40 लोगों के नाम हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत योगी आदित्यनाथ भी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। और जम्मू कश्मीर के शोपियां विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार जावेद अहमद कादरी ने कहा कि मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज फिर एक बार उन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और शोपियान के आवाम को मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जो मेरा है ये पूरे शोपियान के लोगों का मैंडेट है। और आपको याद ही होगा 2014 में सबसे ज़्यादा वोट शोपियान से ही आए। और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत पता करेंगे। और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए घोषित भाजपा प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी मजबूती से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। जम्मू कश्मीर के विकास में प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी नए जिनको हमने प्रत्याशी बनाया है उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सब कागज भरने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का चुनाव पूरी मजबूती के साथ, तन्मयता के साथ लड़ रही है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूर्ण बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जम्मू कश्मीर की जनता अथाह प्रेम करती है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोविड महामारी हो, हर समय प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर के साथ खड़े मिले हैं और जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक नई सुबह शुरू की, नया सवेरा दिया है। टेररिज्म कैपिटल वाले जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल के टैग तक पहुंचाया है। आज करोड़ों नागरिक वहां जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विकास और विश्वास में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत योगदान है। और जम्मू कश्मीर के डोडा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार बनाए जाने पर गजय सिंह राणा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। साथ ही गजय सिंह ने मतदाताओं को वादा किया कि चुनाव जीतने पर बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए जाएंगे। पार्टी से मुझे मैंडेट घोषित हुआ है। मैं अपनी पार्टी का और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें पार्टी ने इस योग्य समझा। इसमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हमारे जो साथी हैं, इसमें स्वामी राज जी हैं, रमन एडवोकेट जी हैं और मंडल प्रधान, जितने ज़िला प्रधान हैं, पूरी टोली जो हमारी ज़िला की है, सबका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जिसमें हमारे अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी हैं, अमित शाह जी हैं, उन सबका योगदान है। मैं सारी पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि पार्टी के प्रति हमारा निष्ठा है। हमारा वोटर भगवान है। वोटर जिसको चाहेगा वो उसको कुर्सी देगा। और अब दूसरी बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे। अमित शाह ने आगे लिखा, मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए वृहद अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बने लद्दाख के विकास पर केंद्र सरकार का खास जोर रहा है। पिछले 5 वर्षों में लद्दाख में हुए विकास कार्यों पर गृह मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की पहलों के कारण लद्दाख भारत के आर्थिक विकास की प्रेरक शक्तियों में से एक बन गया है। लैंड ऑफ पासेस के नाम से जाना जाने वाला और हिमालय की गोद में बसा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। विराट संभावनाओं वाला लद्दाख पिछली सरकारों के भेदभाव के चलते विकास की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया था। 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य के समग्र विकास के लिए 80,068 करोड़ की लागत से 63 परियोजनाओं वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 की घोषणा की। इन 63 परियोजनाओं में से 21,441 करोड़ की 9 परियोजनाएं विशेष रूप से लद्दाख के लिए थी। इतने प्रयासों के बावजूद ये क्षेत्र विकास की राह में अभी भी पिछड़ रहा था। लेकिन समय बदला जब गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त कर जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिलवाया और लद्दाख के नागरिकों के जीवन को एक नई दिशा देने का काम किया। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे। वहां के लोगों को बधाई। और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। वांगचुक ने कहा कि लंबे वक्त से लद्दाख के लोग ज़ांस्कर समेत अन्य जिलों की मांग कर रहे थे। इस मांग को पूरी करना लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अमित शाह जी और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लद्दाख के लोगों की तरफ से। उन्होंने लद्दाख के लिए ऐसे ज़िलों की घोषणा की। ये बहुत पुरानी मांग थी, खासकर ज़ांस्कर क्षेत्र की। 2019 में उनके साथ वादा किया गया था कि ज़िला बनाया जाएगा। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से फ़ोन पर बात की। इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, अपने दोस्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से बात करके खुशी हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की समीक्षा की। आगे की खबरों में भारत सिंगापुर की मंत्री स्तरीय बैठक का सफल आयोजन हुआ। बैठक को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय दूसरी सफल बैठक हुई। हमने डिजिटल, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी और उन्नत विनिर्माण में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। हमारे संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए उप प्रधानमंत्री गण किम योंग, वित्त मंत्री विवियन बाला, गृह एवं विधि मंत्री के षणमुगम, डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्री जोसेफिन टियो, जन शक्ति मंत्री डॉक्टर टैन सी लेंग और परिवहन मंत्री ची होंग टैट का धन्यवाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों के डेलीगेशन ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान भारत और सिंगापुर की द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई। भारत की ओर से
प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। डेलीगेशन ने डिजिटलीकरण, हरित पहल और कौशल विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए भारत सिंगापुर की साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम का उनके योगदान के लिए आभार भी व्यक्त किया। अब बात बारिश और बाढ़ के कहर की। गुजरात में बाढ़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की। इसकी जानकारी भूपेंद्र पटेल ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी और उन्होंने लिखा, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने भारी बारिश के कारण गुजरात की स्थिति की जानकारी लेने के लिए आज मुझसे टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर राज्य में बचाव, राहत और आपदा प्रबंधन के लिए केंद्रीय बलों की अधिक मदद भेजने सहित आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया है। और इस बीच गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बारिश से प्रभावित नवसारी, वलसाड़, डांग, पंचमहल, वडोदरा, छोटा उदयपुर जिलों के कलेक्टरों और वडोदरा महानगर पालिका आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नदियों में पानी की आवक, यातायात नियमन और निचले क्षेत्र में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने वाले कार्यों पर चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्यों के दौरान जान माल की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। बैठक में गुजरात के मुख्य सचिव राजकुमार, राज्य के विभागों के वरिष्ठ सचिव, एनडीआरएफ और मौसम विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को अलर्ट रहने के लिए भी निर्देश दिए। श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने आज तमाम जिला प्रशासन के साथ, जिसमें एसपी, डीडीओ और कलेक्टरों के साथ साथ कॉरपोरेशन के कमिश्नर्स भी थे, उनके साथ एक बैठक की। सारे कलेक्टरों को एक सूचना दी है कि किसी भी हाल में मानव मृत्यु नहीं होनी चाहिए। चाहे हम जितना भी हो सके हम शिफ्टिंग करें लोगों की, उनका रहने का, खाने का व्यवस्था करें, लेकिन किसी भी हाल में कोई मानव मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जैसे बिजली की सप्लाई कट हो जा रही है तो उसको तात्कालिक हम फिर से चालू करें। हेल्थ डिपार्टमेंट जा कर के लोगों को जो दवाइयां हैं या क्लोरीनेशन का काम है वो करें, जिससे कि पानी बरसने के साथ जो कंटेमिनेशन हो जाता है उसको हम दूर कर सकें। इसी तरीके से बिजली विभाग, पानी सप्लाई विभाग, इन सभी विभागों को उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि जिससे किसी प्रकार की जनता को कोई परेशानी न हो। और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र तटों पर भारतीय तटरक्षक बल नाविकों की जागरूकता और सुरक्षा के लिए अभियान चला रहा है। गुजरात में भारी बारिश के बीच 28 और 29 अगस्त को इन तटों पर चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में तटरक्षक बल द्वारा समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं को बंदरगाह लौटने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए भारतीय तटरक्षक बल राज्य की एजेंसियों के साथ मिलकर नाविकों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और बीते कुछ दिनों से त्रिपुरा में लगातार तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जल स्तर कम भी हुआ है। इसी बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अपना 1 माह का वेतन बाढ़ राहत के लिए सीएमआरएफ को दे दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी से आगे आकर इस कार्य में योगदान देने का भी आग्रह किया है। और अब अगली बड़ी खबर, यूपीएस पेंशन को लेकर रेलवे विभाग में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम एनईआर आदित्य कुमार ने कहा है कि सरकार ने यूपीएस लागू कर कर्मचारियों की मांग
पूरी की है। उन्होंने इसे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक अच्छा कदम बताया। जो यूपीएस है, जो रिटायरीज मानिए 2004 जब एनपीएस शुरू हुआ था और 2025 के बीच में भी रिटायर किए हैं, उनको भी ये ऑप्शन दिया जाएगा। और जो अरियर्स हैं अगर होते हैं पास पीरियड के, तो वो विद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पीपीएफ में रहता है उस इंटरेस्ट पे दिए जाएंगे। ये एक ऑप्शन सारे एम्प्लॉयज़ को लेना पड़ेगा। एनपीएस में जो हैं वो एनपीएस में आना चाहते हैं या यूपीएस में, और जो नए हैं वो भी, बट वन टाइम ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे कर सकें। और चॉइस वंस एक्सरसाइज्ड विल बी फाइनल, तो उसमें कोई वो नहीं है। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज। एम्प्लॉई जो अभी भी 10% देता है उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं इंक्रीज करेगी इसमें यूपीएस में, बट जो सरकार की कंट्रीब्यूशन है वो 14 से 18.5% तक इंक्रीज करी जाएगी। और इसको जो है लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। और उसके लिए जो भी नेसेसरी रेगुलेटरी, लीगल और अकाउंटिंग चेंजेस हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। और इसके बाद ये तो भी कैबिनेट डिसीजन था, अब बाकी वो जो इम्प्लीमेंटिंग प्रोसीजर है वो पूरा आएगा। और इससे तकरीबन 23 लाख जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा होगा। और ऐसा ही सुना जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट करेंगी, और उससे करीब 90 लाख और लोगों को फ़ायदा होगा। अगर हम लखनऊ मंडल का ही देखें तो हमारे करीब 17,000 कर्मचारी हैं जो कि एनपीएस में हैं, तो उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ये ऑप्शन दें कि एनपीएस में रहना चाहते हैं यूपीएस में, तो इसका वो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार जन शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका लक्ष्य शिकायत निवारण तंत्र को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाना है। यह दिशा निर्देश नागरिकों को सशक्त बनाने, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, उनमें अधिक स्पष्टता लाने और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों का हिस्सा हैं। सरकार ने लोक शिकायतों के निपटान के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में एकीकृत उपयोगकर्ता अनुकूल शिकायत निवारण मंच का प्रावधान किया गया है। और सरकारी विभागों को जन शिकायतों का निवारण अब केवल 21 दिनों के भीतर ही करना होगा। सरकारी विभागों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद यह निर्देश जारी कर दिया गया है। 10 साल पहले सरकारी विभागों को शिकायतों के निवारण के लिए 60 दिन का समय निर्धारित था। जन शिकायत के समाधान के लिए 2020 में केंद्र सरकार ने इस समय सीमा को घटाकर 45 दिन और 2022 में 30 दिन कर दी थी। 21 दिन की नई समय सीमा के साथ अब समय सीमा 10 साल पहले की तुलना में लगभग 1/3 रह गई है। सरकार की इस पहल से आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित हो रहा है। पहले जिन मामलों को लेकर लोग सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने को मजबूर थे, वहीं अब तय समय सीमा में ही उनकी शिकायतों को हल किया जा रहा है। यह पहल सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में भी अहम कदम है। इसके साथ आज के इस सांकेतिक समाचारों के विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।